सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर रांची में गुरुवार को हेमंत सोरेन का शपथ समारोह, इसमें कई सारे नज़ारे जो हैं बड़े अंडरलाइन करने वाले हैं। ममता बनर्जी का कद कुछ बड़ा लगा, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने ममता का अभिवादन किया। ऑब्वियसली ममता दीदी बड़ी हैं तो बनता भी है, लेकिन राहुल गांधी आए तो ऐसे आए जैसे कि ममता को जानते ही नहीं हैं, सिरे से इग्नोर कर दिया। इस पर भी सर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो वहाँ पर पहुँचे हुए थे पूरे लाव लश्कर के साथ। ऐसे जैसे कि हेमंत सोरेन का शपथ समारोह का मंच ना सजा हो, वो सुनीता केजरीवाल के लिए एक लॉन्चिंग पैड हो। कैसे देखते हैं सर? अरविंद केजरीवाल की बात करें या हेमंत सोरेन की शपथ की बात करें या ममता बनर्जी और राहुल गांधी की टसल की बात करें, एक्चुअल में क्या है कि इस समय इंडिया अलायंस का हाल वही है जो आप बयान कर रही हैं। ना ममता बनर्जी राहुल गांधी को देखने को तैयार है, बर्दाश्त करने को तैयार है, ना ही केजरीवाल राहुल गांधी को बर्दाश्त करने को तैयार हैं। अखिलेश यादव भी इधर कटे-कटे से महसूस हो रहे हैं और शरद पवार ने तो इनके मुंह पर कह दिया था कि आप लोग जो ये अडानी राग आलाप रहे हैं और धारावी को लेकर के जिस तरह की खबरें आप लोग फैला रहे हो कि भाई वो मोदी जी उनको धारावी प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हकीकत ये है कि अडानी धारावी प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ही नहीं रखते थे। उनको तो जबरन जो है उसके साथ जोड़ा गया और कहा गया कि ये आप ही करिए, ज़रूरी थी, आपकी ज़रूरत है। तो राहुल गांधी एक्चुअल में जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और डे वन से, जब से 18वीं लोकसभा बनी है और शपथ समारोह के बाद जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और उस पर चर्चा शुरू हुई, तो राहुल गांधी की जो कुल मिलाकर के बॉडी लैंग्वेज थी और चूंकि नेता प्रतिपक्ष बन गए थे तो उनको बड़ी भारी गलतफहमी हो गई कि मेरे हाथ में अब ऐसा झुनझुना आ गया है कि जिसको बजा करके मैं मदारी का खेल सदन के अंदर भी कर सकता हूँ। तो वो जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, कुल मिलाकर के जितना भी कुछ उनका वो हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने का तरीका, उनके अटैक करने का तरीका, पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, देश में भी, देश के बाहर भी, उससे लगा कि बौखला गए हैं। और जो कुंठा है तीसरी बार भी लोकसभा चुनाव हारने की, वो दूसरे तरीके से फूट-फूट करके निकलनी शुरू हो चुकी है। यानी उनको पता है कि इस देश की जनता ने तीसरी बार उनको, उनकी पार्टी को भी और उनके गठबंधन को भी, इंडी ब्लॉक को भी रिजेक्ट किया है और बुरी तरह रिजेक्ट किया है। तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में तो निकलनी थी। पहले सत्र में सदन के भीतर जिस तरीके से इन्होंने बाकी के विरोधी दलों के सांसदों को भी हाँकने की कोशिश की, जबरन उनको बैल में भेज करके हंगामा कराने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर के भाषण के दौरान भी लगातार वहाँ पर नारेबाजी करवाते रहे। उसको लेकर के इनके सहयोगी दल ही उस समय असहज थे, नाराज़ थे। उनको लगता था कि एक लिमिट होनी चाहिए, एक रेखा होनी चाहिए, वो रेखा क्रॉस नहीं की जानी चाहिए। इन्होंने वो रेखा उस समय भी क्रॉस की थी, वो रेखा ये इस बार भी क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, फ्लोर मैनेजमेंट के लिए विरोधी दलों की बैठक होती है और ये दशकों से होती है, कोई ये नहीं है कि इधर ही हो रही है। सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तय किए जाते हैं, उनको सदन में उठाया जाता है, लेकिन गरिमा के साथ, मर्यादा के साथ और जो एक संसदीय परंपरा रही है, संसद की जो एक रवायत रही है, उन परंपराओं, उन रवायतों के दायरे में रह करके वो सब चीज़ें होती हैं। उच्च सदन का मतलब, राज्यसभा का मतलब एक बहुत ही सुसंस्कारित सदन, इसीलिए उसको उच्च सदन कहा गया क्योंकि राज्यों के प्रतिनिधि वहां पर आते हैं। लोकसभा जहां चुन करके प्रतिनिधि आते हैं,
दोनों के आचरण में, दोनों की कल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर हुआ करता था। लेकिन चूँकि वहाँ अब पॉलिटिकल चेहरे भेजे जाने लगे हैं राज्यसभा में, तो उसका हाल लोकसभा से भी बुरा होता जा रहा है। आए दिन वहाँ जिस तरीके तरीके से जैसे ही सेशन खुलता है, पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा कर दिया जाता है कि साहब नेता प्रतिपक्ष है, कुछ कहना चाहते हैं। अब ये सदन की परंपरा रही है कि जो भी सभापति है, वो नेता प्रतिपक्ष अगर खड़े हो गए हैं तो उनको कहते हैं कि हाँ, खड़गे जी बताइए। और वो रोज अडानी राग आलापना शुरू कर देते हैं। नियमों का हवाला देकर के उनको डे 1 से कहा गया कि आप ये मुद्दा नहीं उठा सकते। इसके बावजूद स्थगन की ढेरों एप्लीकेशंस देना, परेशान करना, सदन को एक तरीके से नहीं चलने देना, हंगामे करना, बहिष्कार करना, ये सब नाटक नौटंकी चल रही है। इस बार ममता बनर्जी और इनके बीच में तलवारें खिंच गई हैं। एक तो इनकी मनमानी, मनमाना पूर्ण व्यवहार, उनके सांसदों को भी लाठी लेकर के हाँकने की कोशिश करना, सदन के भीतर कौन-सा मुद्दा उठाना है, कौन-सा नहीं उठाना है, उसको लेकर के मनमानी करना। तो डेरेक ओब्रायन ने साफ-साफ कहा है, आज ही कहा है कि साहब ये सब नहीं चलेगा। पार्लियामेंट को चलने देना चाहिए। किसी एक मुद्दे पर लगातार पार्लियामेंट को बाधित करना ठीक नहीं है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम भी रखना चाहते हैं सदन के पटल पर, बहस होनी चाहिए, बहस में ये सारी मुद्दे उठाए जाने चाहिए। इसी तरीके से अखिलेश यादव, उन्होंने उनके पार्लियामेंट के मेंबर ने कहा है कि भई हम संभल का मामला उठाना चाहते हैं, हम दूसरे मामले उठाना चाहते हैं। जी, ये जी। राहुल गांधी की मनमानी की वजह से पार्लियामेंट ही नहीं चल पा रही है। और उधर शरद पवार की पार्टी का रुख कुछ दूसरे दलों का भी अनमने तरीके से इनके साथ खड़े होना, तो राहुल गांधी पहली बार अलग-थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडी ब्लॉक के भीतर ही। और ये इसलिए भी हो रहा है, भई आप लोकसभा चुनाव हारे, आप जम्मू कश्मीर का चुनाव हारे, आप हरियाणा का चुनाव हारे, आप झारखंड का भी हारे, 81 में से केवल 16 आपके चुन करके आ रहे हैं। आप महाराष्ट्र में भी चारों निश्चित हो गए और आप में अकड़ इतनी है, मतलब अब तक आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 89 चुनाव हार चुकी है, इंक्लूडिंग 3 लोकसभा चुनाव। और आप सदन को चलने नहीं दे रहे, पार्लियामेंट को बंधक बना करके बैठे हुए हैं। तो ये अब वो नौबत आ गई है, ये जो दुआ सलाम नहीं हुई है रांची में ममता बनर्जी और इसमें, इसकी वजह जी, यही है कि ममता बनर्जी अब इनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल का आपने ज़िक्र किया जो पूरे लाव लश्कर के साथ वहाँ पर पहुँचे, अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये तो जब जेल में थे, तिहाड़ जेल में थे, ये भी, मनीष सिसोदिया भी, संजय सिंह भी, विजय नायर भी, सत्येंद्र जैन भी, तब एक तरीके से इनकी पत्नी ने ही पार्टी को टेक ओवर कर लिया था। वो सीन हमें याद है जब जिस चेयर पर एज चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बैठ कर के वीडियो जारी करते थे, मीडिया से बातचीत करते थे, उसी चेयर पर बैठ कर के सुनीता केजरीवाल ने वीडियो बनाने शुरू कर दिए थे मीडिया के लिए, 3-4 वीडियो जारी किए थे। वो वहीं पीछे नेशनल फ्लैग लगे हुए हैं, पीछे सरदार भगत सिंह का और डॉक्टर अंबेडकर का फ़ोटो लगा हुआ है और चौथी वीडियो में तो इन्होंने अपने पति का भी फ़ोटो टाँग लिया था जी, वहाँ जी। पर। जी। तो वो सारे कृत्य देश देख चुका है कि सुनीता केजरीवाल कोई ऑफिसियो भी नहीं है, किसी पद पर भी नहीं है, पार्टी और संगठन में उनकी कोई सेवाएँ भी नहीं रही हैं, कभी वो जनसंपर्क करती हुई भी नहीं देखी गई हैं। फिर जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट इन्होंने जारी की थी गुजरात की, फिर हिमाचल की, फिर जम्मू कश्मीर की, फिर पंजाब की, फिर हरियाणा की, फिर दिल्ली की, उसमें नंबर 2 पर स्टार प्रचारकों में सुनीता केजरीवाल, यानी अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी पत्नी का नाम आना शुरू हो गया। फिर भगवंत मान का नाम तीसरे नंबर पर खिसक गया। मनीष सिसोदिया जो नंबर 2 हुआ करते थे, वो चौथे नंबर पर खिसक गए और जिन आतिशी मारलेना को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया, उनका नाम 10वें नंबर पर था स्टार प्रचारकों की सूची में। तो ये सुनीता केजरीवाल को रांची इसलिए लेकर के गए और कुछ चित्र आए हैं वहाँ से।
जी। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर वो चित्र पड़े हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह दोनों ऐसे बैठे हैं जैसे बुझा हुआ दीपक अभी अभी उसकी लो जो है खत्म हो गई हो। उनकी आंखों की उदासी सामने दिखाई दे रही है। एक तो संजय सिंह वगैरह राघव चड्ढा इस बात से उखड़े हुए हैं कि भाई हम सीनियर हैं, हमारी सेवाएं पार्टी के लिए ज्यादा है और आतिशी मारलेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया। दूसरे, अब उनको ये लग रहा है, एक तो जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें अरविंद केजरीवाल की हालत बहुत ही खराब है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दिसंबर 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 205 कैंडिडेट की इनकी जमानत जब्त होना, फिर हरियाणा में 88 में से 87 की जमानत जब्त होना, लोकसभा चुनाव में पंजाब जहां इनकी अपनी हुकूमत है वहां 13 में से केवल 3 एमपी जीत करके आना, दिल्ली में फिर से तीसरी बार भी खाता नहीं खुलना, 2014 शून्य, 2019 शून्य, 2024 शून्य। तो पब्लिक अब इनका ड्रामा समझ चुकी है, इनकी असलियत समझ चुकी है। कट्टर ईमानदार कुछ नहीं है, महाभ्रष्ट हैं। बहुत सारे मामलों की फाइलें ऑलरेडी खुली हुई हैं, अलग अलग एजेंसियां इनकी जांच पड़ताल कर रही है, 5.5 महीने जेल में रह करके आ रहे हैं। तो पब्लिक के सामने ये नंगे हो चुके हैं। पब्लिक इस बार मन बना चुकी है और जिस तरीके से बहुत ही नियोजित प्रचार शुरू किया है और जनसंपर्क अभियान बीजेपी ने शुरू किया है, उसमें इनको भी दिखाई दे रहा है कि पैर ऊपर को होने तय हैं। फिर भी इनको ये गलतफहमी है कि मैं फ्री बीज के दम पर फिर से दिल्ली में अपनी मेजोरिटी ले आऊंगा। उतनी नहीं आएंगी, 60 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी तो चलो सरकार बनाने के लायक 35, 40, 42 सीटें आ जाएं तो भी मैं सरकार बना लूंगा। लेकिन इनको ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 शर्तें लगा रखी हैं इनको जमानत देने की, उसमें एक शर्त ये भी है कि एज चीफ मिनिस्टर आप काम नहीं कर पाएंगे, किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, सचिवालय में नहीं जा सकते, विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकते, किसी को शपथ नहीं दिलवा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में वो शर्तें तो तब भी जारी रहेंगी अगर इनकी पार्टी को बहुमत मिल जाए तो। मजबूरी में ही आतिशी मारलेना को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा ताकि कुछ तो माहौल बना सकें चुनाव मैदान में जाने से पहले, कुछ तो फाइलों पर सिग्नेचर एक मुख्यमंत्री रहते हुए आतिशी से करवा लें। तो ये पार्टी को मैसेज देना चाहते हैं कि मैं तो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाऊंगा सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के चलते, पर मेरी पत्नी ही चीफ मिनिस्टर होंगी। इसलिए स्टार प्रचारकों की सूची में भी सेकंड नंबर पर नाम है और अब उनको साथ लेकर के जा रहे हैं ताकि एक लेजिटिमेसी जो है उनको मिल जाए और पार्टी का पूरा कैडर, नेता जो जिनको मैं बुझे हुए दीपक कह रहा था कि वहां बैठे हुए थे, वो सब भी अब अपने दिमाग में कूट कूट करके इसको भर लें वो नतीजे आने से पहले कि भाई चीफ मिनिस्टर उनमें से कोई नहीं बनेगा, अरविंद केजरीवाल की पत्नी ही बनेगी। यानी एक और राबड़ी देवी तैयार की जा रही है। बहुत बड़ी बात कही है सर आपने। और देखिए इनकी मेंटालिटी को क्या कहें सर, रांची में केजरीवाल भगवंत मान को लेकर के पहुँचते हैं, लेकिन देखिए पंजाब में तो भगवंत मान की घोर बेइज़्ज़ती करवा रहे हैं। बेइज़्ज़ती इन द सेंस कि 2 इवेंट हुए हैं। पहला इनका इवेंट पंजाब में होता है, धन्यवाद रैली जो पटियाला से अमृतसर तक जाती है। उसमें भगवंत मान का कहीं नाम नहीं। दूसरा इवेंट इनका अपना स्थापना दिवस आम आदमी पार्टी का, उसमें भी भगवंत मान को न्योता नहीं दिया गया। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं? क्योंकि वो जो रैली है, जो पंजाब के अखबार बता रहे हैं, वो ये बताते हैं कि वो रैली केवल और केवल जो आम आदमी पार्टी के पंजाब में प्रधान हैं, अमन अरोड़ा, उनको लॉन्च करने के लिए आयोजित की गई थी। सर। देखिए अंदरूनी जो कुछ चल रहा है वो तो बीच बीच में छन छन करके बाहर आता रहा है। जी। वो कितना सच है कितना असत्य है ये वो जाने। लेकिन बीच में जिस तरह की नियुक्तियां हुई हैं, विभव कुमार को वहां भेजना,
मुख्यमंत्री का सलाहकार बना करके, और बहुत सारे फैसलों में उसका दखल, पहले जिस भूमिका में राघव चड्ढा हुआ करते थे उस भूमिका में उनको भेजना वहाँ पर, और भगवंत मान के सिर पर बैठाना एक तरीके से। ये कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। और मैं तो कहूँगा कि भगवंत मान अपने इन हालातों के लिए खुद ही ज़िम्मेदार हैं, कोई और वेरी नहीं। ऑब्वियस। जी, जी। आप अगर इन चीज़ों को बर्दाश्त करते रहेंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो फिर ये दिन आपको देखने को मिलेंगे ही। आप पूछ रही हैं कि भगवंत मान को रांची क्यों ले गए? वहाँ तो बुलाया नहीं पंजाब के कार्यक्रमों में। तो रांची ले जाना तो मजबूरी है, पंजाब सरकार का हवाई जहाज चाहिए, या पंजाब सरकार के खजाने से चार्टर प्लेन का अगर किराया भरना है, हायर जितने में किया है, वो अगर पंजाब सरकार के खजाने से जाना है, तो फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भी हवाई जहाज में बैठे रहने चाहिए। क्योंकि आपको फाइलों का पेट तो भरना है ना, कारण तो बताना है ना। ये तो कह नहीं सकते कि भई अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी और कुछ दूसरे नेताओं को दिल्ली से रांची और रांची से दिल्ली लाने ले जाने के लिए चार्टर प्लेन पंजाब सरकार के खजाने से उसका भुगतान कर रहे हैं हम। तो जो एक संवैधानिक और जो प्रोटोकॉल भी है, अगर पंजाब सरकार के खजाने से अ, हायर किया गया चार्टर प्लेन जा रहा है, या पंजाब गवर्नमेंट का भी प्लेन या हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो आपको कारण बताने पड़ते हैं, फाइलों का पेट भरना पड़ता है कि साहब चीफ मिनिस्टर साहब रांची गए थे। अब उनके साथ और कौन-कौन सवारी गई थी, उसका उल्लेख भी होता है उसमें। लेकिन आम तौर पर तो अगर चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं तो फिर किसी को भी ले जा सकते हैं साथ में बैठा करके। तो इसलिए भगवंत मान को वहाँ ले जाया गया है। और वैसे भी वो ये भी कह सकते हैं कि भई इंडी ब्लॉक में जितने लोग हैं, जितनी पार्टियाँ हैं, जितने देश के अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनमें भगवंत मान भी तो हैं। तो भगवंत मान को भी हेमंत सोरेन ने, उनके परिवार ने बुलाया था शपथ ग्रहण में, तो इसलिए वो भी गए और हम भी गए। तो कारण तो हैं उनके पास, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा है पार्टी के भीतर। बहुत सारी चीज़ें इस समय तनावग्रस्त हैं। वो चीज़ें जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएँगे, हमें थोड़ा और स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगी। 2 दिन पहले सर केजरीवाल की गाड़ी नांगलोई में भीड़ ने रोक ली। अब खिसिया करके केजरीवाल ने अपने सोशल हैंडल पे अमित शाह को खूब कोसा, खूब सुनाया और द वेरी नेक्स्ट डे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि दिल्ली में बड़े अपराध बढ़ रहे हैं, ब्ला-ब्ला। तो ये अचानक से उनको चिंता हो गई, अपने काम-काज को छोड़ कर के वो जिस काम से उनका लेना-देना नहीं, उसमें नाक घुसा रहे हैं। दिल्ली की जो पुलिस है, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, वो एलजी के तहत होती है, एलजी उसको देखते हैं। हाँ, ठीक है, देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, लेकिन वो केवल दिल्ली ही थोड़ा देखते हैं, उनके तहत तो पूरा देश है। उनको जम्मू कश्मीर से लेकर के और पूर्वोत्तर के तमाम मसले देखने होते हैं, मणिपुर भी देखना होता है, तमाम स्टेट हैं। अरविंद केजरीवाल को पंजाब दिखाई नहीं देता है जहाँ इनकी गवर्नमेंट काम कर रही है। पंजाब में कितने अपराध हो रहे हैं, अपहरण भी हो रहे हैं, हत्याएँ भी हो रही हैं, दिन दहाड़े पेट्रोल पंप मालिक के ऊपर फायरिंग होती है, तो वहाँ की ज़िम्मेदारी किसकी है? वहाँ की ज़िम्मेदारी भी अमित शाह की है। तो वहाँ की ज़िम्मेदारी तो आपकी होगी ना, आप आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और आपके तहत जो है वहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर भी काम कर रहा है और आपकी गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो पंजाब के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, प्राणों की कोई कीमत नहीं है। वहाँ अगर लोग मारे जा रहे हैं तो उसकी कोई जवाबदेही, ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है। पर दिल्ली में जहाँ एलजी बैठे हुए हैं और दिल्ली पुलिस सीधे एलजी को ही रिपोर्ट करती है, वहाँ आपको बहुत जल्दी पड़ी है अमित शाह को कटघरे में खड़ा करने की। लेकिन ट्विटर हैंडल पर अमित शाह के या नरेंद्र मोदी के कलर फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट करके छापना, उल्टी-सीधी हरकतें दिखाना, ये अगेन मैं कहूँगा कि राहुल गांधी की तरह फ्रस्ट्रेशंस निकल रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस बार अब चूँकि हरियाणा में सरकार बन चुकी,
महाराष्ट्र में बन जाएगी 2-4 दिन में। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए ऑलरेडी जीत करके आ गए। इसी तरीके से झारखंड में भी वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी है और महाराष्ट्र में तो सरकार बनी रही है। तो ऐसे में अब पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, पूरे कैडर का, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ से लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा और सारे इनके चीफ मिनिस्टर्स और स्टार प्रचारक हमें हरियाणा में भी एकजुट कैंपेन करते हुए दिखाई दिए, झारखंड में भी दिखाई दिए, महाराष्ट्र में भी दिखाई दिए। वैसे ही अब अमित शाह के कोऑर्डिनेशन में ही ये सारा अभियान दिल्ली में शुरू होने वाला है, ऑलरेडी हो चुका है। जमीन पर इस समय कपिल मिश्रा से लेकर के आपके मनोज तिवारी और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पदाधिकारी हैं वो सब घर घर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं कि जो दिल्ली का लंदन और पेरिस बनाने वाले थे उन्होंने क्या बदहाली कर रखी है। और स्वाति मालीवाल तो रोजाना अब अलग अलग जगहों पर टूटी हुई सड़कें, भरी हुई सड़कें और गंदगी, कीचड़, दलदल वो सब शूट भी कर रही हैं और मौके से कमेंट्री भी कर रही हैं, जैसे कोई किसी चैनल की रिपोर्टर हो इस अंदाज में। उनका अपना एजेंडा है और वो अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से नेक्ट करना चाहती हैं, उसमें वो लगी हुई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली का पूरा जो मुहिम है, चुनाव का अभियान है, वो अमित शाह के ही नेतृत्व में चल रहा है। और लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह ने बहुत डिटेल जानकारी दी थी कि कौन-कौन से भ्रष्टाचार के मामलों की जांच अलग-अलग एजेंसियां कर रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल अमित शाह पर अटैक नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? सही कह रहे हैं सर। वक्फ बोर्ड पर अचानक से ब्रेक लगा है सर। मतलब मैं तो समझ ही नहीं पाई कि ये हुआ क्या? एक्चुअली मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये 9 नंबर पे लिस्टेड था। इस पर चर्चा होनी थी और अचानक से ये ऐसे लगता है कि जैसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आई मीन मानसून सत्र के लिए इसको पेंडेंसी में डाला गया है। क्या कहते हैं सर? क्या वजह है इसकी? नहीं, मानसून सत्र के लिए नहीं, बजट सत्र के लिए कहा गया है कि सॉरी, सॉरी, बजट सत्र के लिए, जी। बजट सत्र के अंतिम दिन से पहले अंतिम इसको दिन। जी, प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जी, तो ये बात तो ठंडे बस्ते में डालने वाली बात तो तब भी की गई थी जब इसको जेपीसी को सौंपा गया था। जी। क्योंकि लोगों की धारणा ये है ना, एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि किसी मामले को अगर तुरंत पारित नहीं कर रही है सरकार और जेपीसी को दे रही है, स्टैंडिंग कमेटी को दे रही है, तो जैसे उसको ठंडे बस्ते में डालने की ही नियत है। लेकिन जब से इसको जेपीसी में दिया गया है तब से जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में इतनी बैठकें इसकी हो चुकी हैं, इतने अलग-अलग जो सेक्टर के लोग हैं, जो पार्टियां हैं, जो समुदाय हैं, अलग-अलग स्टेट हैं, वक्फ बोर्ड हैं, उन सब की सुनवाई की जा चुकी है। दिन रात काम हुआ है। जगदम्बिका पाल तो अभी भी कह रहे थे कि 500 पेज की रिपोर्ट तैयार है, सिर्फ आज की सुनवाई और करनी है हमें और इसके बाद उसको इंक्लूड करके हम पार्लियामेंट को इसे 29-30 नवंबर को सौंप देंगे। हम तैयार हैं सौंपने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश को नहीं सुना गया, अभी पश्चिम बंगाल को नहीं सुना गया, अभी इसको नहीं सुना गया, उसको नहीं सुना गया। जो लोग एक्चुअल में बहुत जल्दबाज किस्म के लोग हमारे देश में हैं और मैं सोशल मीडिया मंचों पर भी देख रहा था कुछ लोगों ने किस तरीके से छाती पीटना और माथा कूटना शुरू किया और नरेंद्र मोदी को ये कह करके कोसना शुरू कर दिया कि सब चूंकि अब हरियाणा के चुनाव निपट गए, झारखंड के निपट गए, महाराष्ट्र के निपट गए, तो अब ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। जनता से वादे किए गए थे कि इसी शीतकालीन सत्र में पेश भी होगा, पारित भी होगा, क्या कर दिया। अरे भाई, होश की दवा खाओ। प्राइम मिनिस्टर आप हैं या नरेंद्र मोदी हैं? इस देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं या आप हैं? गवर्नमेंट आप रन कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? उनको अच्छे तरीके से पता है किस सब्जेक्ट को कब पार्लियामेंट के समक्ष लाना है, कब उसे पारित करना है। और
अगर कुछ लोग कुछ मुद्दों को लेकर के उसमें ऐतराज़ कर रहे हैं कि साहब अभी ये काम नहीं हुए हैं, इनके लिए और टाइम दिया जाए, तो उन्होंने दे दिया, ठीक है भई, और टाइम ले लो। कितने महीने का? आम तौर पर बजट आजकल 1 फरवरी को पेश हो जाता है। तो अभी हम नवंबर एंड में खड़े हुए हैं, तो दिसंबर और जनवरी 2 ही महीने तो हैं। 2 महीने में ही आपने छाती पीटना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री को कोसना शुरू कर दिया। मतलब वो कह रहे हैं कि बजट सत्र समाप्त होने से पहले ये पेश कर दी जाएगी। पेश करने का मतलब पास भी हो जाएगी। तो अब नहीं हो रही है, 2 ढाई महीने बाद, 3 महीने बाद वो पास हो जाएगी। बजट सत्र 2 चरणों में होता है। एक जब उसको बजट को पेश किया जाता है और चूँकि नया साल शुरू हो जाएगा, तो राष्ट्रपति का फिर से अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का जवाब भी होगा। तो ज़रा प्रधानमंत्री के जवाब का भी इंतज़ार कर लें कि वो क्या जवाब देंगे। उसके जी। बाद फिर बजट पेश होगा, फिर बजट बजट पारित होगा, उस पर बहस होगी और उसी समय न केवल ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होगा और पारित होगा, देखते जाइए मनविंदर जी और ये जितने छाती पीटने और माथा कूटने वाले लोग हैं, ये भी देखेंगे कि जनवरी-फरवरी के बाद इतने विधेयक आने हैं, इतने फैसले होने हैं, ये सब भी अपना माथा पकड़ेंगे, अपने सिर के बाल नोचेंगे कि ये क्या हो गया है नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को, इतने फैसले 2025 में होने हैं। सर, जो विरोधी खेमा है, वो एक बात और उड़ा रहा है कि हमने लास्ट शो में बात भी की थी कि संविधान में वक़्फ़ की कोई जगह नहीं है। तो वो एक पंच लाइन को लेकर के हल्ला कर रहे हैं। क्या कहते नहीं, हैं नहीं, इस पे? उन्होंने ये बात तो जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि संविधान में जी, वक़्फ़ का कोई स्थान ही नहीं जी, है, कोई ज़िक्र ही नहीं है। जी। और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान तैयार किया गया था, उसमें हुँ, हुँ। वक़्फ़ की कोई किसी तरह की कोई अवधारणा ही नहीं है। हुँ, ये तो हुँ। बाद में बना है, ये संविधान के इतर बना है और बाद में इसको गलत तरीके से पावर्स दी गई हैं। और यही बात तो सनातनी कह रहे हैं कि भई अगर वक्फ बोर्ड है, अगर अल्लाह के नाम पर ज़मीन है, जो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने वक्फ को अपनी संपत्तियाँ दे दी, क्यों दे दी भई? किस आधार पर दे दी? किस कानून के तहत दे दी? कोई तरीका है क्या? फिर तो जो हिंदू वहाँ अपनी ज़मीन छोड़ कर के पाकिस्तान से भारत में आए थे, उनकी ज़मीनें भी वहाँ एक सनातन बोर्ड जो है गठित कर दिया जाता, सनातन धर्म बोर्ड और वो उसके सुपुर्द कर दी जाती। ऐसा पाकिस्तान में तो हुआ नहीं। वहाँ तो मुसलमानों ने उन सारे घरों पर, संपत्तियों पर, ज़मीनों पर कब्ज़े कर लिए। यहाँ पर अल्लाह के नाम क्यों कर दिया आपने? कैसे कर दिया आपने? किस कानून के तहत कर दी? और जो मनमर्जी चल रही है, किसी भी अभी उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी का 115 साल पुराना और 2 जी, दिन जी। पहले योगी योगी आदित्यनाथ वहाँ उसके स्थापना दिवस समारोह में होकर के आए हैं। हुँ, आज हुँ। हम खबर सुन रहे हैं कि वहाँ के वक्फ बोर्ड ने उदय जी। प्रताप कॉलेज जो 100 साल से भी पुराना है, उस पर भी जी, कह दिया जी। कि ये हमारी ज़मीन पे बना हुआ है। तो अब तो यही कसर रह रही है कि प्रधानमंत्री आवास को भी कह दो, जहाँ पार्लियामेंट बिल्कुल। बनी है इसको भी कह दो, राष्ट्रपति भवन को भी कह दो, जहाँ सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है उसको भी कह दो और पूरे हिंदुस्तान को ही कह दो कि सारा वक़्फ़ का है। अब तुम सब बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल लो यहाँ से। तो इसी बदतमीज़ी को रोकने के लिए ये वक़्फ़ संशोधन बिल लाया जा रहा है। इसमें उन सारी ज़मीनों की पैमाइश होगी और योगी आदित्यनाथ ने तो कह भी दिया है ना कि 72 साल पहले जी। अगर कोई ज़मीन वक़्फ़ के नाम पर मिलेगी दस्तावेज़ों में, तो हम मान लेंगे कि ये वक़्फ़ की है। 72 साल पहले मतलब आज़ादी के समय, जब संविधान लागू हुआ तब की बात है। और अगर किसी कोई दस्तावेज़ आपके पास नहीं है, तो वो ज़मीन फिर सरकार में मिला दी जाएगी। और इसीलिए तो सारे हल्ले हो रहे हैं, ये और हो ही क्या रहा है। जी, जी। आपने सही कहा कि संभल में जो मस्जिद है उसका सर्वे करने के लिए टीम जाती है, तो उसके बाद देखिए कितना रायता फैल गया है।
और अब अजमेर शरीफ पर भी जो है नोटिस जारी हो गए हैं सर। वहाँ भी एक दिन सर्वे होगा। तो ये सब चीज़ें जोड़ कर के लोग अपने-अपने जो है माइंडसेट में जो है, वो सब सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। आपने सर जी, प्लीज़। 40,000 धर्म स्थल ऐसे हैं जिनको तोड़ा गया या जिनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई, दूसरे संस्थान बना दिए गए। 40,000 इस देश में। जी, और सीताराम गोयल की किताबें हैं, उनको पढ़ लेना चाहिए ऐसे लोगों को जो तरह-तरह की बातें करते हैं, और कई खंडों में उनकी पुस्तकें हैं और जी, जी। सारी सूची है, वो 40,000 कौन-सी जगहें हैं, कहाँ-कहाँ मंदिर तोड़े गए, कहाँ-कहाँ वो सारा बनाया गया। जहाँ चाहे संभल की शाही मस्जिद है, चाहे ज्ञानवापी है, चाहे ये चिश्ती की दरगाह है, अजमेर वाली। अरे भाई, सर्वे कराने में दिक्कत क्या है? परेशानी क्या है? पता लगने दो ना। बिल्कुल, अगर वो जगह अगर पाक साफ है, तो ठीक है। अब वो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जी 800 साल से वहाँ पर जो है चादरें चढ़ाई जा रही हैं। मुगल काल से अकबर ने ये किया था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चादर भिजवा भिजवा रहे हैं, जी, ठीक है। लेकिन जाँच-पड़ताल कराने में क्या परेशानी है? सर्वे कराने में क्या परेशानी है? इनकी तो नानी तब भी मर रही थी जब बाबरी ध्वंस हुआ और उसके बाद कोर्ट ने वहाँ सर्वे के आदेश दिए और सर्वे टीम पहुँची तो इनकी नानी मर गई सबकी, कि भई अब असलियत निकल जाएगी, और हो गई असलियत सामने आ गई। इसी तरह ज्ञानवापी में भी सबको पता लग रहा है कि वहाँ पर शि महादेव मंदिर था, उसके ऊपर उसकी दीवार अभी भी है मंदिर की, वहाँ पर ज्ञानवापी बनाई गई। संभल में भी हरिहर मंदिर था, कौन नहीं जानता है? दस्तावेज़ों में है, मुगलों की ही लिखी किताबों में है कि वहाँ पर हरिहर मंदिर था और उस पर ये शाही मस्जिद बनवाई गई थी बाबर के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर कल की जो है अवतार लेने वाले थे। तो भाई जी, कब जी। तक आप लोगों की आँखों में धूल झोंकोगे? और अगर पानी, वो कहते हैं ना कि पानी गहराई में ही मरता है जा कर के, तो अगर पाक साफ हो, तो सर्वे होने दो, पत्थरबाजी मत करो, आगजनी मत करो, दंगे-फसाद मत करो। सर आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।